The name of the next chapter is Gender, Religion and Caste. तो ये तीनों के तीनों टर्म्स आप लोगों ने काफी बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, but hardly any of you may be knowing the actual meaning of these words. So first of all, the first topic is gender and politics. देखो, before going into gender and politics, we should understand कि what is gender. Biologically अगर हम बात करते हैं तो there are sexes. तो सेक्स कौन से होते हैं? मेल और फीमेल. तो आइडियली दो सेक्स. और लेकिन जो जेंडर आइडेंटिटी होती है तो ये बायोलॉजिकल है. व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स दैट इज बायोलॉजिकल. व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर दैट इज सोशियोलॉजिकल. मतलब सोसाइटी डिफाइन करती है जेंडर क्या होता है, जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. तो बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं वो तो हैं, लेकिन जेंडर डिफरेंसेस सोशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और वो बताए जाते हैं कि दीज आर द जेंडर डिफरेंसेस. तो अगर कोई इफ देयर इज अ मैन और अ वुमन, तो मैन और वुमन आइडियली जेंडर आइडेंटिटीज हैं. तो हाउ अ मैन शुड बिहेव और हाउ अ मैन शुड एक्ट, वो जेंडर आइडेंटिटी हो जाएगी. हाउ अ वुमन शुड बिहेव, हाउ अ वुमन शुड ड्रेस अप, हाउ अ वुमन शुड एक्ट, what kind of jobs can either genders do. तो ये सारी की सारी जेंडर आइडेंटिटीज में आती है. तो जो जेंडर है, सेक्स हमारे सिर्फ दो हैं, और जो जेंडर्स हैं, जेंडर्स मल्टीपल हैं. जेंडर्स में आपका मैन, वुमन, ट्रांसजेंडर्स भी आ जाएंगे. तो ट्रांसजेंडर्स को भी रिसेंटली रिकग्निशन मिला था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सो कोई भी अगर गवर्नमेंट फॉर्म्स भी भरोगे अभी और यू बी अप्लाइंग फॉर लेट्स से सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें जेंडर पूछते हैं तो 3 कॉलम आते हैं आज के टाइम में. पहले कुछ साल पहले सिर्फ 2 ही आया करते थे, मैन वुमन या मेल फीमेल, और थर्ड इज ट्रांसजेंडर. तो इस चैप्टर में जो हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली दी फीमेल जेंडर. तो जो वुमेन्स हैं तो उनकी हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस. और पॉलिटिक्स क्या होता है, पावर रिलेशंस किस तरीके से होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो दैट इज डिफाइंड बाय पॉलिटिक्स. तो पावर रिलेशन सिर्फ हायर लेवल पे नहीं होते कि पावर कैप्चर कौन करेगा पॉलिटिकली. पावर रिलेशन सोसाइटी में भी होते हैं. तो जैसे एक विलेज है तो विलेज के अंदर भी पावर रिलेशंस होंगे, घर के अंदर भी पावर रिलेशंस होते हैं. पॉलिटिक्स रिलेट्स टू पावर रिलेशंस बिटवीन 2 और मोर पीपल. तो घर के अंदर भी जैसे पावर रिलेशन होते हैं, नॉर्मली जो पैट्रियार्क होता है, जो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है, दैट पर्सन हैज द मैक्सिमम पावर. और बाकी अगर एक से ज्यादा मेल मेंबर्स हैं तो देयर कैन बी अ पावर स्ट्रगल बिटवीन दोज मेंबर्स. तो जो पावर स्ट्रगल होती है वो पॉलिटिक्स आप कह सकते हो. और जेंडर्स के बीच में, दैट मींस मेन एंड वुमेन के बीच में भी पावर स्ट्रगल है. मेन ट्राई टू डोमिनेट women through various means, and women try to resist that, and are in the recent era they are trying to assert their freedom, कि अपनी एटलीस्ट इक्वालिटी असर्ट करने की कोशिश करते हैं. देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द पब्लिक स्फीयर एंड प्राइवेट स्फीयर. और ये जो डिवीजन है ये आपका जेंडर आइडेंटिटीज में भी आता है. तो ट्रेडिशनली क्या डिवीजन किया हुआ है कि द प्राइवेट स्फीयर इज फॉर द वुमेन. तो जो डोमेस्टिक स्फीयर है वहां पर वुमेन अपना काम कर सकती हैं, और जो पब्लिक स्फीयर है वहां पर मेन काम कर सकते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सोशलाइज्ड, दीज थिंग्स हैव बीन टॉट टू अस. तो आप लोग अपने घर में भी अगर देखोगे तो हाउ गर्ल्स आर ब्रॉट अप, जिस तरीके से लड़कियों को बड़ा किया जाता है और जिस तरीके से लड़कों को बड़ा किया जाता है, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू. जिस तरीके के खिलौने दिए जाते हैं दोनों को, मान लो लड़की को ज्यादा खेलने का अपॉर्चुनिटी दी जाती है, दे आर अलाउड टू परस्यू स्पोर्ट्स और अदर थिंग्स. लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता. यहाँ तक कि कलर्स भी डिफाइन किए हुए हैं कि लड़कों का सिर्फ ब्लू कलर इज फॉर बॉयज एंड पिंक कलर इज फॉर गर्ल्स. लड़कियां डॉल से खेलेंगी, लड़के कार्स या गन से खेलेंगे. तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, these result in socialization of gender. मतलब how gender identities are formed.
तो जेंडर क्या क्या डिपिक्ट करता है, जेंडर का मतलब क्या क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर इनकलकेटेड इन द चिल्ड्रन। उसके साथ में बच्चे ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कि घर में किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मदर इज ऑलवेज डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, सफाई वगैरह खाना वाना द मदर इज डूइंग। तो वो भी, उससे भी सोशलाइजेशन होता है, और उससे भी बच्चों के अंदर वो चीज आती है कि किस तरीके से जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। तो घर से ही शुरू हो जाता है हाउ जेंडर आइडेंटिटीज आर टू बी फॉर्म्ड, और कॉन्सिक्वेंटली जब बच्चे बड़े होते हैं दैट रिजल्ट्स इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मींस कि बेस्ड अपॉन द सेक्स और द जेंडर आइडेंटिटी जो काम है उसको बांटा गया है। डिवीजन ऑफ लेबर मींस डिवीजन ऑफ वर्क, कि एक पर्टिकुलर तरीके का काम आदमी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का काम औरतें कर सकती हैं। तो एक टर्म है इन वर्क विच वी कॉल्ड पिंक कलर्ड जॉब्स। तो कुछ जॉब्स हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, नर्सिंग हो गया, या डोमेस्टिक वर्क हो गया। तो ये सारे के सारे जो काम हैं दीज आर कंसिडर्ड पिंक कलर्ड। तो जैसे रिसेप्शनिस्ट हैं, या नर्सेज हैं, या कोई भी डोमेस्टिक हेल्प है, तो परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि ये औरतों के काम है एंड women are more preferred in these jobs। तो ये एक नोशन है कि women शायद अच्छा कर सकती हैं ये काम, या अल्टरनेटिवली अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि ये जो प्रोफेशंस हैं ये लेस पेइंग भी हैं, कि इनमें पैसे भी कम मिलते हैं, दैट इज व्हाई women are more into these jobs। ये इन परसेप्शंस की वजह से जो जेंडर आइडेंटिटीज फॉर्म हुई हैं, जो सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर किया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और जो पिंक कलर्ड जॉब्स हैं, जो जॉब्स विमेन करती हैं, तो दे आर पेड लेस एज कंपेयर टू मेन, तो दे आर लो पेइंग जॉब्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव लेस टेंडेंसी, अगर एक ही जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नर्सिंग है, तो नर्सिंग अगर मैन कर रहा है एंड वुमेन बोथ आर डूइंग, तो इवन इन दैट केस women are considered to be paid less। उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कम पेमेंट मिल रही होती है। और एक स्टाफ एक मतलब absolutely this thing is visible in the public life, जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें ये क्लियरली विजिबल है। जो हमारे पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऐसी हैं जहां पर women elected representatives are less than 10%। तो अभी जो करंट लोकसभा है उसमें भी अबाउट 15% ऑफ द ऑल इलेक्टेड मेंबर्स आर women, सिर्फ 15% है, और बाकी सारे के सारे मेन हैं। तो डिवीजन यहाँ पर भी दिखाई दे जाता है, चाहे वेस्ट बंगाल में जैसे ममता दीदी हैं, या पहले अम्मा जी हुआ करती थी इन तमिलनाडु, even despite that, चाहे चीफ मिनिस्टर women हैं, even despite that the most of the elected representatives are male। So this distinction has been carried out since hundreds of years, at least hundreds of years से तो ये distinction चल रहा है, और women have been discriminated against। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी women के among women और some enlightened men as well, उससे क्या हुआ, women and some men started agitating, started protesting for equal rights। so that led to feminist movements। तो feminist movements क्या होती हैं, these are movements for women's rights। अगर simple words में देखना हो, क्या ये अलग अलग levels की movement होती हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, depending upon the demand of the feminist, these movements have different streams of thoughts। देखो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, तो आइडियली जो शुरू हुई थी ये 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी, तो ज्यादा पुरानी नहीं है, 100-150 साल से ही चल रही है। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, तो इनिशियली दे डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स, कि अगर मेन एंड वुमेन बोथ एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, आधी पॉपुलेशन तो कम से कम वुमेन की है, इंडिया में खैर कम है, 47-48% होगा, 2%
कम ही मिलेंगे women as compared to men because of again discrimination against the gender. लेकिन अगर इक्वल हैं तो दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. तो बेसिक राइट्स इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज राइट टू वोट, तो राइट टू वोट नहीं होता, राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, जो जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो मेनी वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट. बल्कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में जो राइट टू वोट था तो वो काफी लेट दिया गया है. मतलब कुछ कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया के बाद में व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, 1950 में हमने सबको राइट टू वोट दे दिया था. जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1950 में, जब इलेक्शन हुए थे, तो एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट द राइट टू वोट. लेकिन बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ही ऐसी थी जहां पर इवन इन 1950s एंड 60s राइट टू वोट नहीं मिला था. आई थिंक स्विट्जरलैंड वाज वन सच कंट्री जहां पर women were given right to vote much late as compared to men. तो ज्यादातर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस कहती हैं कि ये इक्वल होना चाहिए. पॉलिटिकल स्टेटस क्या कि राइट टू वोट हो, इक्वालिटी पब्लिक स्फेयर में मिले, कि सबको मेन को और वुमेन को दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए बिफोर लॉ, कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं किया जाए, ना एजुकेशन, ना जॉब्स, ना और किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगेंस्ट वुमेन. तो एक टाइप की डिमांड ये है. देन एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिलनी चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मींस द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट बाय डूइंग सम वर्क. तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया हुआ है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट गारंटीज दैट ऑल द मेन एंड वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर शुड बी पेड इक्वली फॉर इक्वल वर्क. अगर एक काम है तो एक पैसे मिलने चाहिए और कम से कम इतना मिलना चाहिए. मिनिमम वेजेस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, दो एक्ट्स हैं. कम से कम इतना मिलना चाहिए और दोनों को बराबर मिलना चाहिए. लेकिन डिस्पाइट दिस देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, कि ये एक्ट्स हैं लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है इवन इन इंडिया, इवन नाउ. और कुछ हद तक जैसे यूं कहेंगे कि जो ये डिवीजन है, डिवीजन बिटवीन प्राइवेट स्फीयर एंड पब्लिक स्फीयर, कि कोई यूं कहेगा कि हमारी मदर्स तो बाहर जाकर काम करती हैं एंड दे आर रिलेटिवली इक्वल एज कंपेयर्ड टू आवर फादर्स. लेकिन उस केस में भी क्या है कि द वुमेन हैव टू बेयर द डबल बर्डन, कि इनिशियली दे नीड टू वर्क आउटसाइड. तो बाहर गए हैं तो बाहर का काम तो करना ही है, और डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से थी तो वो तो है ही, वो तो चलती ही रहेगी. तो दैट हैज रिजल्टेड इन डबल बर्डन ऑन द वुमेन, कि ये वाला भी काम करना है, ये वाला भी काम करना है. एंड सम आल्सो आस्क फॉर इक्वालिटी इन फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, कि मान लो बाहर तो आपने इक्वल राइट्स दे दिए, लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू एंश्योर इक्वालिटी इन फैमिली लाइफ. जैसे अभी रिसेंट एक इशू था ट्रिपल तलाक का अमंग मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स में दी men had a greater power to divorce their wives. तो 3 बार तलाक का और डाइवोर्स हो गया. लेकिन अगर किसी वुमेन को डाइवोर्स लेना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, या तो वो ले नहीं सकती है, या द प्रोसेस हैज बीन मेड मच स्ट्रिंजेंट. तो ये दिस इज वन काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. उसके अलावा बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं व्हिच वी टेंड टू इग्नोर, जैसे डावरी पे करना. तो why does the girl's family has to pay dowry? तो बॉय की फैमिली क्यों नहीं पे करती है अगर दोनों इक्वल होने चाहिए? तो देन जो रिलेशनशिप है, जो पावर रिलेशनशिप है बिटवीन मेन एंड वुमेन और वाइफ एंड हस्बैंड, तो दैट इज नॉर्मली डोमिनेटेड टुवर्ड्स द हस्बैंड. कि हस्बैंड की पावर ज्यादा होती है क्योंकि बाकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही होती है इन फेवर ऑफ द हस्बैंड, दोनों साइड की फैमिली. तो देयर इज अ सेवियर नीड ऑफ इक्वालिटी इन पर्सनल लाइफ. इसके अलावा वायलेंस भी होती है, आउटसाइड भी होती है. आउटसाइड तो चलो देख लें, पुलिस वगैरह पुलिसिंग करके वी कैन इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन. खैर कर सकते हैं लेकिन हुआ नहीं है अभी. लेकिन इनसाइड द हाउस, उस घर के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है. तो वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, जो रेगुलरली
होता रहता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट बनाई हुई है खैर, लेकिन इट हैज नॉट बीन एज इफेक्टिव एज इट शुड हैव बीन। सो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स देखो, तो these photographs, ये जो कार्टून वाला दिया हुआ है, तो these are the perceptions of an ideal woman, कि एक आइडियल वुमेन किस तरीके की होनी चाहिए और उसको क्या क्या काम करने चाहिए हैं। तो ये जैसे आइडियल व्यूअर किस तरीके का होना चाहिए, इन द सोसाइटी किस तरीके की आइडियल हाउसवाइफ होनी चाहिए, या फैशन इंडस्ट्री में किस तरीके का होना चाहिए। तो ये परसेप्शंस है कि एक आइडियल वुमेन किस तरीके से होनी चाहिए, और वो ही सोशलाइज किया जाता है। वैसे जैसे आइडियल वुमेन किस तरीके होनी चाहिए, वैसे ही आइडियल मैन किस तरीके से होना चाहिए। तो जैसे ऑल द बॉयज दैट आर लिसनिंग नाउ, सो देयर इज अ परसेप्शन कि आइडियल जो बॉय है या मैन है, दे नीड टू बी aggressive and they need to be masculine, कि मस्कुलर होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, लड़ाई वड़ाई करने वाला होना चाहिए। बट दे आर फूलिश टू थिंक सो, क्योंकि कोई भी ऐसी आइडियल डेफिनेशन नहीं है कि इस तरीके से होना चाहिए। और बिकॉज ऑफ सच परसेप्शन, जिस तरीके से आप लोगों को बड़ा किया जा रहा है, किया जाता है, दैट रिजल्ट्स इन द प्रॉब्लम्स इन दी आफ्टर यू बिकम एडल्ट्स। तो जो 18 साल तक सिखाया है, उसके बाद में यू टेंड टू बी एन एडल्ट पैट्रियार्कल मैन, जो जिस तरीके से जो सोशलाइज किया गया है जेंडर, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि दिस थिंग हैज बीन टॉट टू यू, यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। एक ये एविडेंस है ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये मैप दिया हुआ है, दैट दिस इज अ मैप ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? द सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। तो 5 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, उनका सेक्स रेशियो क्या है? तो इंडिया में अभी 919 इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज चाइल्ड सेक्स रेशियो है। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें? जो ये एडल्ट सेक्स रेशियो है, जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है, दैट इज अराउंड 940 समथिंग, 940 के आसपास में एडल्ट सेक्स रेशियो है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो सिर्फ 919 है। तो इन द ईयर 2011, इसका मतलब ये है इन द कमिंग ईयर्स जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन, क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा है, और उसके काफी सारे रीजंस हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी है, या अबॉर्शंस हैं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, वो हैं प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जब तक मेल चाइल्ड नहीं हो जाता है तब तक दे कीप ऑन हैविंग चिल्ड्रन, और अगर एक बार हो जाता है तो आजकल जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं तो उनके में जनरली ये है कि दे अडॉप्ट स्टॉपिंग प्रिंसिपल, कि अगर एक बच्चा होता है एंड द फर्स्ट चाइल्ड इज मेल, लड़का हो गया, देन दे स्टॉप, आगे और बच्चे नहीं। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, देन दे टेंड टू गो फॉर अनदर चाइल्ड। तो ये these things are an example that there is discrimination in this society। अगर अपने घर में भी देखोगे तो try to analyze कि अगर सबसे पहला बच्चा अगर गर्ल है, सबसे बड़ी बहन है, तो even some of you may be sisters, the elder sisters, तो सबसे छोटे वाला नॉर्मली भाई निकलेगा, और उसके बाद में you won't be having any siblings। कि कई केसेस में मैंने देखा है इन मेनी ऑफ द विलेजेस है, तो पहला फर्स्ट वन इज गर्ल, सेकंड वन इज गर्ल, थर्ड वन इज बॉय, एंड देन नो मोर किड्स। तो 3 बच्चा फिनिश वंस यू हैव अ बॉय। तो ऑल दीज आर साइंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेविया एक रीजन है विच कंपोजेस ऑफ 3 कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ये नदर्न यूरोप वाला रीजन है, आर्कटिक सर्कल के पास में पड़ता है, 3 कंट्रीज हैं ये। तो इन्होंने काफी हद तक इंप्रूवमेंट किया है, दे हैड बॉट रिफॉर्म्स, एंड इन दीज कंट्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो दीज हैव बीन एबल टू एंश्योर इक्वालिटी। अभी इंडिया का बारे में बात करते हैं, तो इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, and most of the societies in the world are patriarchal। अब patriarchal का मतलब क्या होता है? देखो, patriarchal is form of 2 words, patri plus
आर्कल, आर्क या कह सकते हो पैट्री प्लस आर्क। तो पैट्री मीन्स फादर, फादर या दी एडल्ट मेल, दी एल्डेस्ट एडल्ट मेल। तो सबसे बड़ा वाला एडल्ट मेल है वो पैट्रियार्क होता है, और द फादर जो सबसे बड़ा फादर है। आर्क मीन्स रूल, तो रूल ऑफ द फादर पैट्रियार्कल का मतलब होता है। तो कोई भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसमें द एल्डेस्ट मेल मेंबर्स टेंड टू कंट्रोल द सोसाइटी। तो अभी जैसे हमारे देश में है, वी हैव अ पैट्रियार्क, प्राइम मिनिस्टर मोदी है। हरियाणा स्टेट के अंदर समवॉट पैट्रियार्क जो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़े पैट्रियार्क है प्राइम मिनिस्टर की, उन्हीं की वैसे भी चल रही होती है। तो द सेम थिंग हैपेंस इन द डोमेस्टिक, जो फैमिली लाइफ है उसमें भी यही हो रहा होता है कि जो एडल्ट मेल मेंबर है वो ही कर रहे होते हैं। और women tend to face disadvantage, discrimination and oppression। तो तीनों की तीनों टर्म्स को अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways explain, तो आपको तीनों टर्म्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना होगा। डिसएडवांटेज किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल दे आर नॉट सेंट फॉर एजुकेशन, कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। मान लो अगर एजुकेशन के लिए जाते भी हैं तो अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, बट अर्लियर लेट अस अज्यूम अ रूरल विलेज, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सिर्फ। तो ऐसे जगह पर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट हैव इवन टॉयलेट्स। अभी शायद आफ्टर स्वच्छ भारत अभियान टॉयलेट्स वर कंस्ट्रक्टेड, लेकिन टॉयलेट्स नहीं होते थे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे तो दे वर नो सेपरेट टॉयलेट्स, और जिसकी वजह से द गर्ल हैड टू गिव अप हर एजुकेशन। तो टॉयलेट्स नहीं है उसकी वजह से एजुकेशन छोड़नी पड़ती थी, सोच सकते हो काइंड ऑफ डिसएडवांटेज दैट वुमेन टेंड टू फेस। उसके अलावा खैर शुरुआत से डिसएडवांटेज तो चलता रहता है कि अगर लड़की होती है तो उसको खिलाते कम है, द अमाउंट ऑफ डाइट दैट अ गर्ल गेट्स इज लेस। तो राजा बेटा को खिलाते जाते हैं तंदुरुस्त बनाने के लिए कि ये हमारा भविष्य है, लड़की को कम खिलाते हैं कि ये तो दूसरे के घर जानी है। तो इट इज पॉसिबल कि सम ऑफ यू में से कि नहीं नहीं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हाँ, सो इट मे नॉट बी इन एवरी हाउस होल्ड, हाँ, लेकिन जनरली दिस यू सी डिस्क्रिमिनेशन इन मोस्ट हाउस होल्ड्स, कि किसी ना किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर बाहर जाना है फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर अलाउड टू गो एंड प्ले आउट, ज्यादा दूर भी जाएंगे फ्रेंड्स के साथ में जाएंगे तो दैट इज अलाउड, नॉट फॉर गर्ल्स। तो अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन मिलेंगे आपको इन दी सोसाइटी। देन ऑपरेशन, ऑपरेशन एक सिंपल सा ऑपरेशन डिस्क्राइब करता हूँ जो ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। फास्ट रखे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द फास्ट आर मेंट फॉर वुमेन। तो कोई भी फास्ट हो, मान लो बिफोर गेटिंग मैरिड 16 सोमवार के व्रत रखो, यू विल गेट अ गुड हस्बैंड, तो उसके लिए फास्ट, उसके लिए वो काम आते हैं। आफ्टर दैट ये करवा चौथ वगैरह, तो ओनली द वुमेन नीड्स हर हस्बैंड, हस्बैंड को वाइफ ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन द वुमेन नीड्स टू स्टे हंग्री, हंग्री एंड थर्स्टी थ्रू आउट द डे। पूरा टाइम वो भूखी भी रहेगी, खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी, क्यों? ताकि उसका हस्बैंड सेफ रहे, और हस्बैंड इन टर्न इज गोइंग टू अब्यूज हर, वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा उसके ऊपर। तो जैसे फास्टिंग जैसा है, जो रिचुअल्स वगैरह ये बनाए गए हैं, तो इवन दीज आर टैसिट ऑपरेशंस, की वो हिडन ऑपरेशंस हैं थोड़े थोड़े, जो कि सोसाइटी के अंदर इनबिल्ट है। Then we can see the discrimination in literacy, कि only 54% of women are literate as compared to 76% men। तो ये स्टार्क डिफरेंस है। तो थ्रू आउट आपको मिलेगा, बारिंग अ फ्यू हाउस होल्ड्स, ज्यादातर जगह में the girls are made to give up their education। मानो 12th पास करा दी, 12th पास के बाद में क्या कहेंगे कि अब इसकी शादी की उम्र होगी, शादी करा दो। लड़के का क्या, लेट द बॉय फिनिश हिज एजुकेशन फर्स्ट, वो ग्रेजुएट कर ले, जॉब वॉब मिल जाए, उसके बाद में इसकी शादी कराएंगे। लेकिन
the first preference for a girl is to get her married. So one of the reasons for literacy rate to be low, और जो lower class है उसका एक और problem है कि if they have a lot of children, तो जो दोनों हैं husband wife, they'll be working. जैसे construction site में कोई husband wife काम करते हैं, तो generally notice किया होगा कि जो लड़कियां हैं, लड़की है वो छोटे भाई बहन को संभाल रही होती है, लेकिन चाहे उससे बड़ा लड़का होगा वो नहीं संभाल रहा होगा। तो लड़के को चाहे पढ़ाई के लिए भेज देंगे, द गर्ल चाहे वो 4-5 साल की है और 4-5 साल की बच्ची को आपने 2 साल की का बच्चा संभालने के लिए दे दिया, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज राइट कि वो लड़की इसलिए संभाल लेगी। सो अनदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देन इन हायर एजुकेशन में भी जो एनरोलमेंट रेशियो है दैट इज लो फॉर गर्ल्स एज कंपेयर टू बॉयज। इक्वल रेम्यूनरेशन का तो बता दिया, सेम काम भी कर रहे होंगे, देन आल्सो women tend to get paid low और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है, प्रमोशन में भी प्रेफरेंस बाद में मिलेगी, तो men get preference over women and preference for male child, ये भी मैंने बताया था, about sex selective abortions and the low amount of child sex ratio। ये जो मैप देख रहे हो तो दिस इज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन 2011। तो इसमें जो जितना लाइट एरिया है उतना चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है। तो हम हरियाणा के अंदर हैं, तो हरियाणा में देखो इट इज द लाइटेस्ट, और हरियाणा में भी गुड़गांव का स्पेशली फैक्ट है, गुड़गांव में अराउंड 850 to 860 के आसपास में होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो गुड़गांव इज अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन एंटायर हरियाणा। लिटरेसी रेट चाहे 90% से ऊपर होगा, लेकिन इट हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, कि मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो शायद पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही उनकी, दे आर जस्ट बिकमिंग लिटरेट्स, दे आर नॉट गेटिंग एजुकेटेड। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर्स है, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, दैट इज कंटिन्यूइंग विद जनरेशन इवन इफ दे आर गेटिंग एजुकेटेड। ओके, now we will be talking about women's political representation। तो कुछ हद तक तो मैंने वैसे बता ही दिया था political representation का। तो political representation कहाँ पर हो सकता है? 3 लेवल में हो सकता है, हमारी जैसे फेडरलिज्म में पढ़ा था, इन पंचायत, इन स्टेट असेंबलीज एंड इन एट द नेशनल लेवल, एट द सेंट्रल लेवल। जो भी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते क्या, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है फेडरलिज्म में, अगर याद हो तो थ्रू द 73rd and 74th Amendment Act there was a reservation of seats for women। तो 1/3 of seats were reserved for women in पंचायत। तो उस रिजर्वेशन की वजह से कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने 1/3 का 50% भी कर दिया, मतलब half of the seats are reserved for women in some of the states। तो उसकी वजह से जो पंचायत हैं वो तो थोड़े फिर भी रिप्रेजेंटेशन में इक्वल हो गए, लेकिन उसमें भी खैर थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस, जो गांव में रह रहे हैं वो दे डेफिनेटली हैव ऑब्जर्व दिस, कि अगर वुमेन सरपंच भी होती है तो काम कौन कर रहा होता है? सरपंच पति। काम के नाम का सरपंच की द वुमेन जस्ट साइंस द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सरपंच बन के वो घूम रहे होते हैं। The same goes for other punches। तो अगर कोई वुमेन पंच बन रही है तो उसमें हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें कि इवन एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पावर हाथ में नहीं है। खैर कई जगह पर ऐसा है कि इन विच वुमेन हैव असर्टेड देयर पावर, कि उन्होंने अथॉरिटी असर्ट की है एंड दे हैव वर्कड। तो इससे यूं नहीं कह सकते कि नेगेटिव, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। देयर हैज बीन अ पॉजिटिव इंपैक्ट, कि इट हैज लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब मान लो रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, इलेक्ट कर लिया, तो फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये होने वाला है, पॉलिटिक्स में जो इलेक्ट होता है उसके पास में पावर है। अगर पावर होगी तो दे कैन टेक डिसीजन ले सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो जो वुमेन इश्यूज हैं तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर लॉज प्रॉपरली नहीं बनेंगे। प्रॉपरली बनेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, दे विल नॉट बी इफेक्टिव।
तो इसलिए वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए है ताकि वुमेन्स इश्यूज जो हैं दे कैन बी टैकल्ड। इंडिया के बारे में कुछ हैं फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए कि 14.36% जो करंट लोकसभा है उसमें 14.36% आर इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स। स्टेट असेंबलीज में इट इज लेस देन 5%। तो जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, सब में जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इवन लेस देन 5%। एक मजे की बात है हरियाणा में इट इज मोर, तो 10% के आसपास में होगा हरियाणा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन अगर अंदर थोड़ा जाकर उसके डेटा को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज ऑफ दे आर ईदर वाइफ्स, डॉटर्स और डॉटर इन लॉज ऑफ पॉलिटिशियंस। कि पॉलिटिशियन है उसकी जो बेटी, बहू, वाइफ वो इलेक्ट हुई हुई है। तो उससे पता चल रहा है कि जो मेन पॉलिटिशियन है, जो मैन पॉलिटिशियन है, जिसकी पार्टी जो पार्टी चला रहा है उसकी डोमिनेंस चल रही है। और एक्चुअल वो जो फिगर है दैट इज नॉट डिपिक्टिंग द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो जो ये फिगर्स हैं दीज आर इवन लेस देन अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो अफ्रीका इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटिवली बैकवर्ड कॉन्टिनेंट, काफी लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर, और इन कंट्रीज में भी रिप्रेजेंटेशन हमसे ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? द सोल्यूशन कैन बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कि जैसे वहां पर किया था हमने इन पंचायत एंड लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, तो वैसे ही हम लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी रिजर्वेशन कर दें और इंश्योर करें कि एटलीस्ट 33% ऑफ द वुमेन आर इलेक्टेड, कि 30% या 33% तो होने चाहिए। तो एक बिल है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये बिल काफी टाइम से पेंडिंग है, काफी बार इसमें बात होती है रेगुलरली। जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो इवन ही कीप्स ऑन आर्ग्यूइंग कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, हाँ, लेकिन होती नहीं है। काफी मतलब इट हैज बीन ओवर 10 years एटलीस्ट जब से ये हो रहा है। तो ये कार्टून है, काफी पुराना है दिस वन। तो ये डिपिक्ट किया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने मान लो बाय चांस इंट्रोड्यूस कर दिया कि वी वांट टू ब्रिंग वुमेन इनटू द